तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। देखिए, इस सल्तनत में 5 डायनेस्टी है जिन्हें हमें पढ़ना है। पांचों का नाम आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पांचों ही डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और उसके बाद हर डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे उन सब का नेम हम देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट रूलर्स कुछ ही हैं। जैसे अगर बात करें हम पहले सीक्वेंस की, तो आप स्लेव, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 तो ये हो गए सीक्वेंस में। फिर स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1290। खिलजी के लिए 1290 से 1320। तुगलक के लिए 1320 से 1414। सैयद के लिए 1414 से 1451 और लोधी के लिए 1451 से 1525। तो अब आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है ये सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, तुगलक में आ रही है। कितना आ रहा है, 94 ईयर्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, सबसे कम टाइम किसके लिए आ रहा है, खिलजी के लिए आ रहा है। फिर इसके बाद अगली बात कि आप देखिए जो फर्स्ट 4 डायनेस्टी हैं ये इनके सामने क्या लिखा हुआ, तुर्क। यानी कि इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका ओरिजिन प्लेस क्या था, तुर्क था। ठीक, यानी कि इनकी नस्ल क्या है, तो ये तुर्की हैं। इनका रेस क्या है, तुर्क। फिर इसके बाद जो 5th वाला है ये लोग हैं अफ़गान से। इनको कह सकते हैं कि ये अफ़गानी हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका डायनेस्टी का सीक्वेंस, उसका टाइम पीरियड, उसके बाद वो ओरिजिन इनका कहाँ से है ये हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की। तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी में हम 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनकी बात करने वाले हैं। और ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आएगा दूसरा इल्तुतमिश। तीसरा आएगा रजिया सुल्तान। और 4th नेम रहेगा बलवन। 4 नाम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। जो फर्स्ट टाइम से दिल्ली सल्तनत पढ़ रहा है उसको ये 4 नाम बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए स्लेव डायनेस्टी से। पहला क्या बताया मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद बलवन। हम वैसे भी इनको इतना डिटेल में करने वाले हैं कि बिल्कुल दिमाग में ये नाम छप जाएंगे। अब देखिए, पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है ना, इसके लिए स्लेव डायनेस्टी के अलावा इसे इलबरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो हमारे पास 3 नाम हैं, स्लेव, इलबरी, मामलुक। पहले बात कर लेते हैं इलबरी की। तो देखिए, ऐसा है कि इलबरी डायनेस्टी इसे कहा गया और उसका रीज़न ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा बाकी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वो सारे के सारे तुर्क में जो इलबरी ट्राइब है वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, इलबरी शब्द क्या है, ये ट्राइब के लिए यूज़ होता है। कहाँ की ट्राइब, तुर्क। तो तुर्क में जो इलबरी ट्राइब है वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे रूलर बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलबरी। ठीक दूसरा दूसरा है स्लेव और तीसरा है मामलुक। अब हम बात करते हैं स्लेव और मामलुक की। तो देखिए, ऐसा है, स्लेव का उस टाइम के हिसाब से मेडिवल हिस्ट्री में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1206 से 1290 के बीच में, उस टाइम पे स्लेव का मतलब हुआ करता था वो व्यक्ति जो जन्म से ही गुलाम हो, जन्म से ही गुलाम हो। ठीक, यानी जिसका पूरा जीवन गुलामी में बीत गया उसको गुलाम कहते थे। अब बात यह है कि इस डायनेस्टी में जो स्टार्टिंग के 3 रूलर हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी का गुलाम, उसके बाद इल्तुतमिश, ऐबक का गुलाम, और इस तरीके से अगला जो बलवन था वो भी गुलाम था। हम जब अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इस बात को ये बात हमें समझ में आएगी। तो अब क्योंकि 3 जो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, 4 तो हमने नाम ही लिए, रजिया सुल्तान बस की बात छोड़ दें, तो जो 4 इम्पॉर्टेंट रूलर हैं उन 4 में से 3 जो हैं वो क्या थे, गुलाम थे। कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो स्लेव थे। तो क्योंकि वो कभी ना कभी स्लेव थे, पूरा थ्रू आउट लाइफ उनका स्लेवरी में नहीं गया है, इसलिए
कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्लेव डायनेस्टी इसको क्यों बोला जाए। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोलना ठीक नहीं है। फिर ये बात भी है कि ये जो तीन इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन, ये तीनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी ये कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो डायनेस्टी का तो ये मतलब होता है ना कि जो आने वाले सक्सेसर हैं, जो नेक्स्ट रूलर आएंगे, वो सब उसी डायनेस्टी से होने चाहिए, वहीं का जो उनका जो ब्लड है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि फिर डायनेस्टी क्यों बोला जाए इसको, है ना। फिर इसके बाद अगला जो वर्ड है मामलुक। तो जो मामलुक वर्ड है इसका मतलब होता है कि जिसके माता पिता स्वतंत्र रहे हों। मामलुक का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता की संतान। ठीक, तो इस तरीके से जो मामलुक वर्ड है, ये वाला जो इनके लिए यूज़ करना, मामलुक डायनेस्टी, वो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक सा लगता है। तो इनको, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया तीनों वर्ड को लेकर के हिस्टोरियंस का अपना अपना एक ओपिनियन है और इनका मतलब क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा स्लेवरी के बारे में अगर बात करें तो पुराने टाइम पे, यानी कि हम एंशियंट और मेडिवल दोनों की बात कर रहे हैं, तो एंशियंट और मेडिवल दोनों की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया और वेस्ट में, यानी कि यूरोप में, तो वेस्ट और सेंट्रल एशिया दोनों जगह और पूरा इधर अफ्रीका के नदर्न पार्ट में, यहाँ पूरा ये स्लेवरी सिस्टम जो है प्रैक्टिस में था। छोटे छोटे बच्चों का भी मार्केट होता था जहाँ पे इनको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, और जो ख़रीद लेता था वही फिर इसकी बाकी लाइफ, इसके कहना चाहिए कि पूरे जीवन की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती थी, खिलाना पिलाने की जिम्मेदारी। और उसके बाद कुछ ऐसे भी मालिक हुआ करते थे जो बहुत इनको अपना मान करके रखते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे जो बहुत इनके ऊपर अत्याचार करते थे। दोनों तरह की बातें थी। ये जो तुर्किश और पर्शियन रीजन था, वहाँ पे एक डायनेस्टी थी, सेल्जुक डायनेस्टी। तो ये एक डायनेस्टी है जहाँ पे जो स्लेव हुआ करते थे उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता था। इसके अलावा 13वीं सेंचुरी में इजिप्ट में भी जो स्लेव थे उनको अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेड पोस्ट दी गई थी। और बात मोहम्मद गौरी की करें तो क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए अक्सर वो कहा करता था कि क्या ये जो हजारों तुर्की गुलाम हैं, क्या ये मेरे पुत्र नहीं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी बात से समझा जा सकता है कि उसकी स्टेटमेंट में ये बात झलक रही है कि वो अपने जो गुलाम हैं उनको अपने पुत्र के समान मान रहा है। तो इस बात से पता चल रहा है कि उस टाइम पे कुछ ऐसे भी ऑनर हुआ करते थे, स्लेव के जो मालिक हुआ करते थे, जो गुलामों से अच्छा व्यवहार करते थे। तो फिर मोहम्मद गौरी ने इसको अपना जो इंडियन एम्पायर है उसको एक तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। फिर बाद में उसकी जब अचानक से डेथ हो जाती है तो गजनी में तो इसके मोहम्मद गौरी के बाद अलाउद्दीन आता है। अलाउद्दीन, अब ये नाम आपको याद रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी डीप की बात हो गई कि भाई अब गजनी में कौन उसके बाद आया, तो अलाउद्दीन आया था, एक रूलर था। फिर जल्दी ही उसको हटा दिया वहाँ महमूद बिन गयासुद्दीन ने। और उसने फिर जब गजनी पे अपना अधिकार कर लिया, तो उसके बाद इधर इंडिया में गौरी की डेथ के बाद इंडियन पार्ट का जो हेड बना वो कौन बना? ऐबक। और उधर गजनी वाला पार्ट जो था मोहम्मद गौरी के अधिकार में, वहाँ का कौन रूलर बनता है? वहाँ बनता है महमूद बिन गयासुद्दीन। तो जो महमूद बिन गयासुद्दीन था उसने भी जो ऐबक है उसको क्या किया था, एक एक्सेप्टेंस दिया था कि ठीक है ये इंडियन एम्पायर का रूलर है। और इसके इस तरह से यहाँ से स्लेव डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है ऐबक के द्वारा। तो ये हमने देख लिया इसके इसके जो ओरिजिन है, इस डायनेस्टी का जो वर्ड है स्लेव, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी क्या कहानी है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड याद होना चाहिए 1206 से 1210, 1206 से 1210। अब कुतुबुद्दीन ऐबक वाले टॉपिक में
3 बातें हम करने वाले हैं। पहला रहेगा जनरल फैक्ट्स। तो जनरल फैक्ट्स को याद करने के लिए इसको हमने टोटल 8 कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, 8, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डिफ़िकल्टीज़ थी जब उसने रूल करना स्टार्ट किया, और उन डिफ़िकल्टीज़ का उसने क्या सॉल्यूशन निकाला, ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। और तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे उसकी पर्सनालिटी का जो इवैल्यूएशन रहेगा, मूल्यांकन हमने उसका कैसा किया, हमने क्या मतलब हिस्टोरियंस ने उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया है। तो ये हम 3 बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल फैक्ट्स से। और जैसा कि मैंने कहा कि जनरल फैक्ट्स हमारे दिमाग में फिट हो जाएं, बिल्कुल हम उसको अच्छी तरह से याद कर लें, इसलिए मैंने 8 कीवर्ड्स में इसको रखा हुआ है। तो देखिए 8 कीवर्ड्स पहले देख लेते हैं। पहला कीवर्ड है लाहौर, दूसरा कीवर्ड है 4 ईयर, तीसरा कीवर्ड है 2 मॉस्क, 2 मस्जिद, और फोर्थ कीवर्ड है 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी उसी 2 मस्जिद में से एक है कुव्वत उल इस्लाम और दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो जो फोर्थ हमारा कीवर्ड है वो 2.5 दिन का झोपड़ा ही है, यानी इसके बारे में 3 बातें हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ हमारा कीवर्ड रहेगा लाख बख्श। नंबर 6 पे रहेगा कुतुब मीनार, इसके बारे में हम 5 बातें पढ़ेंगे। नंबर 7 पे रहेगा कीवर्ड हमारा चौगान, और नंबर 8 होगा ताज उल मसीर, ठीक। तो ये 8 कीवर्ड्स, अब हम इसी पे बात करते हैं। तो देखिए पहला कीवर्ड हमने जो लाहौर रखा, लाहौर को इसने अपना कैपिटल डिक्लेयर किया था। और कैपिटल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि देखिए गौरी का ये कौन था, गुलाम था। अब गौरी का जो एम्पायर था उस टाइम पे, उसमें गजनी भी आता था और इंडियन पार्ट भी आता था, है ना। पाकिस्तान आज का जो है और जो आज का इंडिया है वो वाला हिस्सा भी गजनी गौरी के अंडर में था, और जो अफ़गानिस्तान का आज का जो अफ़गानिस्तान है वो वाला हिस्सा भी गौरी के अंडर में था, ठीक। अब गौरी की हो गई डेथ। तो गौरी की डेथ होने के बाद जो इंडियन एम्पायर है, तब का इंडिया का मतलब पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो जो पाकिस्तान और इंडिया वाला एरिया था वो किसके हिस्से में आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा है उसमें दूसरा रूलर आ गया। अब वो जो दूसरा रूलर है, जो गजनी का रूलर है, उससे खतरा है, इस वजह से ये अपनी जो कैपिटल है वो गजनी के पास ही रखना चाहता है, इसलिए लाहौर को इसने अपना कैपिटल बनाया। ये हमारा पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड है 4 ईयर। 4 ईयर का मतलब ये है कि जब इसने रूल करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ये एक ट्रेडिशन था, ये एक परंपरा थी कि जो भी मुस्लिम रूलर हुआ करता था उसको सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था खलीफा की तरफ से। यानी कि एक तरह से खलीफा उनको अथॉरिटी देते थे कि भाई ठीक है, हमारी तरफ से मान्य है, आप एक शासक के रूप में मान्य हैं। लेकिन इसने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली थी, और 4 साल इसने बिना परमिशन के ही रूल कर लिया, यानी कि जो ट्रेडिशन था उससे हट के इसने काम किया। फिर इसके बाद ये हमारा हो गया 4 ईयर वाला कीवर्ड। फिर हमने तीसरा कीवर्ड क्या बनाया, 2 मस्जिद। तो आपको 2 मस्जिद जो इसने बनवाई थी वो आपको याद रखना है। कुव्वत उल इस्लाम एक है, 2.5 दिन का झोपड़ा दूसरी है। कुव्वत उल इस्लाम एक है, 2.5 दिन का झोपड़ा दूसरी है। तो कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर। तो ये हमारा हो गया तीसरा कीवर्ड। अब इसके बाद फोर्थ कीवर्ड हमने क्या बनाया, फोर्थ बनाया है 2.5 दिन का झोपड़ा ही है, जिसके बारे में 3 पॉइंट हमें करने हैं। तो जो चौथा कीवर्ड है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें 3 बातें क्या आपको जाननी चाहिए। 3 बातों में से पहली बात ये कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोल रहे हैं, 2.5 यानी कि 2.5 है ना, 2.5 को ही 2.5 कह दिया जाता है। तो अब 2.5 दिन का झोपड़ा इस कहने के पीछे कोई ऐसा क्लियर ऐसा रीज़न नहीं है जिसमें कि सभी हिस्टोरियंस एक जैसी बात कर रहे हो। देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग का ऐसा मानना है कि शायद इस मस्जिद को 2.5 दिन में बना दिया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ का ये मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सूफ़ी संत हुआ करते थे, जो सूफ़ी हुआ करते थे, तो उन सूफियों ने इस जो मानव जीवन होता है इसके एक टेम्परेरी लाइफ है, मानव जीवन एक क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही हम आते हैं अर्थ पे, इसको एक तरह से सिग्निफाई करने के लिए ये 2.5 दिन बोला गया है। फिर कुछ लोग का ये भी मानना है कि नहीं, इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सूफ़ी रहा करते थे और वो लोग अपनी झोपड़ी वगैरह लगा करके यहाँ रहते थे, और 2.5 दिन तक कुछ प्रोग्राम चलता था शायद, इस वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है। तो 3 बातें ऐसी कही जाती हैं।
तो बस अपने को ये हमारा पहली बात है जो 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये कि क्या इसके नाम के पीछे कोई विशेष कारण है? नहीं, तो विशेष कारण ऐसा कोई एक नहीं है, 2-3 बातें हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात जो है, अब देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जब भी इसे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हमने इस पर थोड़ा सा लाइट डाल दी। अब इसके बाद देखिए दूसरी बात क्या, दूसरा ये कि 2.5 दिन का झोपड़ा जब आप देखने जाएंगे तो अगर आपको थोड़ी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई यहाँ की जो चीज़ें हैं देखने में, उसका जो कला है, जो उसका जो जो उसका आर्ट है, जो उसमें आर्ट वर्क देखने को मिलेगा, उससे ये पता चलेगा कि यार ये जो है इसमें हिंदू ट्रेडिशन कुछ दिख रहा है। हिंदू ट्रेडिशन जो आर्किटेक्चर का होता है वो दिखेगा। अब ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि ओरिजिनली यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, बल्कि पहले यहाँ एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। अब संस्कृत कॉलेज को हुआ करता था और वहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति भी लोकेटेड हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन सबको तोड़ दिया गया और उसके बाद इसे बनाया गया। तो ये दूसरा फैक्ट है जो 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में पता होनी चाहिए। तीसरा तीसरा ये कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसमें जो आज भी वहाँ जो जो उसको पिलर मिले हैं, मेनली पिलर, तो जो पिलर वगैरह मिले हैं तो उसमें हिंदू और जैन फीचर्स जो जो उसके अवशेष मिले उसमें हिंदू और जैन जो आर्किटेक्ट का जो एक कहना चाहिए कि छाप है दिखती है उसमें, उसका अपीयरेंस पता चलता है। हम बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम की। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम जो है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। बात यह है कि दिल्ली के जिस हिस्से में ये मस्जिद है उस मस्जिद के साथ साथ आसपास और भी मोनूमेंट्स हैं और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें से मेन 6 हैं और इन 6 को मिला करके बनता है, इन 6 को एक साथ कह दिया जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स क्या है? ये मेडिवल हिस्ट्री के और कुछ एंशियंट हिस्ट्री के टाइम की जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को एक साथ कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 स्ट्रक्चर कौन से हैं आप पिक्चर में देखिए। नंबर 1 कुव्वत उल इस्लाम आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे आयरन पिलर, गुप्ता एरा के टाइम पे ये बनवाया गया था, तो आयरन पिलर है ना, यानी कि लौह स्तंभ। फिर इसके बाद कुतुब मीनार आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अलाई दरवाज़ा आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इल्तुतमिश की टॉम देख सकते हैं और इसके बाद आप अलाई मीनार देख सकते हैं। तो इस तरीके से 6 स्ट्रक्चर है जिनको मिला के कुतुब कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी का एक हिस्सा है कुव्वत उल इस्लाम। तो देखिए हमने हमने इस तरह से 4 पॉइंट्स देख लिए। पांचवा जो हमारा कीवर्ड है उसमें लाख वक्स हमने रखा था। तो लाख वक्स क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बहुत दान दिया करते थे, शायद लाखों रुपए दान दे दिया करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? लाख वक्स, यानी कि बहुत लाखों रुपए देने वाला, ग्रेट डोनेटर। फिर नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड था वो था कुतुब मीनार। हमने कहा था कि कुतुब मीनार के बारे में 5 बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए 5 बातें, ये 5 रूलर हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है कुतुब मीनार से। पहली बात तो ये कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में भी कुतुब आ रहा है ना। और एक सूफी संत थे जिनसे ये प्रभावित थे, जिन ऐसा कहा जाता है कि जिनके नाम पे इन्होंने रखा। तो सूफी संत का नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब नाम इनके नाम में भी आ रहा है, बाकी रूलर के नाम में भी आ रहा है। तो ये तो कुतुब मीनार का नाम क्यों रखा गया इसकी बात हो गई। अब कौन कौन से रूलर्स हैं जिनका नाम इस मीनार से जुड़ा हुआ है? तो पहले तो अब ऐबक साहब ही हो गए। तो ऐबक जी ने क्या किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मंजिला बनवाया, कब? 1199 में, है ना। फर्स्ट फ्लोर इन्होंने बनवा दिया। इसके बाद इनके जो अगला सक्सेसर है वो कौन है? इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश है उसने 3 स्टोरी और बनवा दी, 3 स्टोरी और जोड़ दी इसमें, तो दूसरा नाम हो गया। फिर तीसरा नाम आता है तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऐसा कहते हैं कि शायद बिजली बिजली कड़ गई होगी और 1369 में ये जो मीनार थी ये डैमेज हो गई। तो इसका जो टॉप फ्लोर था वो डैमेज जब हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको सही करवाया और उसके बाद एक और स्टोरी ऐड कर दी उसमें। इसके बाद 3 नाम हो गए, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बाद 1505 में कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया था।
तो जब अर्थक्वेक आया तो इसका फिर कुछ पार्ट डैमेज हो गया। तो फिर कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने इसको क्या करवाया, रिपेयर करवाया। तो चौथा नाम ये हो गया, पहला ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद सिकंदर लोदी। और उसके बाद फिफ्थ जो नेम है वो शेर शाह सूरी का है कि इन्होंने एक एंट्रेंस इसमें बनवाया। तो इस तरीके से 5 रूलर हैं जिनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो 6th कीवर्ड था कुतुब मीनार, उसके साथ हमने 5 बातें देख ली। इसके बाद 7th जो हमारा कीवर्ड है वो है चौगान। तो एक्चुअली चौगान पोलो के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि पोलो खेलते समय गेम जो होता है, ये गिर गए थे घोड़े से और यहीं इनकी डेथ हो गई, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। और 8th जो कीवर्ड है वो हमने क्या रखा था, ताज उल मसीर। तो ताज उल मसीर जो है ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की, और इसको लिखा किसने है, हसन उन निजामी ने, हसन उन निजामी। और इनको पैट्रोनाइज किसने किया था, ऐबक जी ने किया था। तो ऐबक के दरबार में कौन रहते थे, हसन उन निजामी, ये हिस्टोरियन है। और इन्होंने क्या लिख दिया, ताज उल मसीर, ताज उल मसीर। तो इस तरीके से 8 हमने कीवर्ड्स देख लिए। अब हम इसके बाद इनको एक बार फटाफट जो 8 पॉइंट्स हैं इनको फिर से एक बार रिकैप करते हैं। पहला कीवर्ड था लाहौर, कैपिटल के लिए। 4 ईयर था जो कि खलीफा के बिना परमिशन के इन्होंने गुजार दिए। 2 मस्जिद, एक नाम है कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। फिर इसके बाद जो कुव्वत उल इस्लाम है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसमें हमने 3 बातें देखी कि भाई इसके नाम के पीछे की कई बातें हैं। फिर ये पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। और अगली बात कि इसमें आज के जो अवशेष हैं उनसे पता चलता है कि हिंदू और जैन मंदिर शायद तोड़ करके वहाँ से जो रॉ मटेरियल निकला उस मटेरियल से इसको बनाया गया था। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जो कुव्वत उल इस्लाम है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में 6 स्ट्रक्चर आते हैं, उसका एक हिस्सा है। फिर हमने 5th पॉइंट ये देखा, इनको लाख बख्श कहा जाता है। 6th पॉइंट हमने देखा कि इन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया, और कुतुब मीनार में ही 5 रूलर के नाम, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और शेर शाह सूरी। और डेथ कैसे हुई, चौगान से। 8th पॉइंट था हसन उन निजामी, हसन उन निजामी, क्या लिखा इन्होंने, ताज उल मसीर। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डिफ़िकल्टीज़ थी और उसका उसने सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो देखिए पहले ये बात कर लेते हैं कि जब मोहम्मद गौरी था उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो कंट्रीब्यूशन ये था 1195 और 1196, इन 2 सालों तक जो राजपूत जितने भी विद्रोह हुए थे उनका सप्रेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इसके बाद 1202 में 1202 में जो कालिंजर था, बुंदेलखंड वाला जो एरिया था, उसकी कैपिटल थी कालिंजर। तो कालिंजर पर जो अधिकार हुआ था वो भी किसके लीडरशिप में हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे इसकी 2 अचीवमेंट थी। एक जो राजपूत विद्रोह थे उसको दबा के रखा 1195 और 1196 में, और दूसरा जो कालिंजर है उस पर इसने अधिकार कर लिया था 1202 में। अब जब डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तब इसके सामने 4 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, लेकिन हमने उसको 4 पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो देखिए 4 बातें क्या है, 4 बातों में पहली बात ये है कि गौरी के जाने के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को गौरी के जगह पे देखना चाहते थे। यानी कि गौरी के जो एम्पायर था उसका सक्सेसर अपने आप को मानने वाले और भी लोग थे, तो वो राइवल्स हो गए, जो इसके लिए एक समस्या थी। दूसरा, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, जो गौरी का एम्पायर था, जो उसने जीता हुआ, जो उसका एरिया था, उस एरिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वो काफ़ी उथल पुथल वाला था। तो वहाँ से नॉर्थ वेस्ट का जो डिफेंस था वो इसके लिए एक चिंता का कारण था। अभी हम डिटेल में देखेंगे। तीसरा, जो हिंदू जो रूलर्स थे उनका जगह जगह पे विद्रोह हो रहा था। जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो रूलर्स थे वो टाइम टाइम पे रेबल कर रहे थे, उनकी एक प्रॉब्लम थी। फिर सेंट्रल एशिया की तरफ से इन्वेजन हो सकता था,
यानी कि ख्वारिज़म की हम बात कर रहे हैं, ख्वारिज़म से इन्वेजन हो सकता था, वो एक प्रॉब्लम थी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिद्वंदियों की, यानी कि जो इसके राइवल्स थे। तो राइवल्स में 3 थे, 3 लोग इसके अलावा थे। यानी कह सकते हैं कि गौरी के जाने के बाद 4 लोग आते हैं जिनका ये मानना है कि हम गौरी के बाद उसके एम्पायर को हमें रखना चाहिए, हम रूल करेंगे। पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक खुद हो गया। दूसरा, गजनी में रूल उस टाइम पे गजनी का रूलर बना यालदौज। एक हो गया ऐबक, एक हो गया यालदौज। अगला है खुबाचा, ये मुल्तान का रूलर था, खुबाचा। और बंगाल में अली मर्दान खिलजी। ठीक, तो यानी कि 3 नाम हो गए जो आपको याद रखने हैं। 3 नाम कौन से? एक गजनी का रूलर यालदौज। तो गजनी तो जो स्लेव डायनेस्टी का जो एम्पायर था उसके बाहर का हो गया, यानी गजनी तो क्या हो गया, कंट्री के बाहर की बात हो गई। फिर 2 कंट्री के अंदर ही थे। ऐसे मान लीजिए कि ये चीफ मिनिस्टर हो गए। आज के टाइम पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की जगह पे ऐबक को रखें, तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को भी कभी कभी चीफ मिनिस्टर से खतरा हो जाता है कि कहीं ये अगला पीएम का कैंडिडेट ना बन जाए, तो बस वैसे ही समझ लीजिए, एक कुबाचा हो गया और एक अली मर्दान खान हो गया। तो कुबाचा जो स्लेव एम्पायर है, जो ऐबक का एम्पायर है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसके मुल्तान वाले एरिया का कमांडर है, मुल्तान वाले एरिया का कहना चाहिए चीफ है कौन, कुबाचा। और जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ का जो हेड है, जो रूलर है, वो कौन है, अली मर्दान खान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 नाम याद रखने। अब एक एक करके बात करते हैं कि इनको इसने किस तरीके से टैकल किया। तो जो कुबाचा था, कुबाचा के साथ इनका मैट्रिमोनियल रिलेशन बन गया था। अब कहीं लिखा हुआ है कि मुल्तान जो कुबाचा था उसकी जो ऐबक था उसने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा से कर दिया था। कहीं लिखा हुआ है कि कुबाचा की जो सिस्टर थी, कुबाचा के साथ अपनी इसने सिस्टर का मैरिज कर दिया था। तो अब यहाँ पे अलग अलग बातें मिलती हैं, बस इतना कन्फर्म है कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बन चुका था। ठीक, तो इस तरीके से कुबाचा से मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ उसको इसने इस तरीके से टैकल किया। दूसरा, अली मर्दान खान। तो बात यह है कि जो अली मर्दान खान था, ये बंगाल में जब रूल कर रहा था तो बाकी के जो खिलजी सरदार हुआ करते थे वो इससे नफ़रत करते थे। यानी कि ये जो अली मर्दान खान या अली मर्दान खिलजी जो है, ये बंगाल में एक तरह से कहना चाहिए लोकप्रिय नहीं है। इस वजह से इन सरदारों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो अली मर्दान खान जो हैं ये अपनी जान बचाने के लिए किसके पास आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो इसको कहते हैं कि ठीक है, हम जो है अब इनको ठीक कर देंगे, जिन लोगों ने विद्रोह किया है इनको ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा जो कहना चाहिए कि अथॉरिटी है वो मानना पड़ेगा। तो जैसे कहा ठीक है, ओके, चल जाएगा। तो इस तरीके से अली मर्दान खान ने वचन दिया कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। और इस तरीके से जो बंगाल का जो एरिया था, बिहार वाला जो एरिया था, वहाँ इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। जो कि ऐसा हो सकता था कि अली मर्दान खान लगातार विद्रोह करता रहता तो इसको दिक्कत हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए, 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली इसने, एक किसकी, कुबाचा की, और एक अली मर्दान खान की। यानी अपना जो इसका एम्पायर वाला जो एरिया है, जो हमने स्टार्टिंग में मैप में भी देखा है, तो उस मैप के अंदर जो दो पर्सन है, जो पर्सनालिटी हैं, जो जिनसे कि इनको एक चैलेंज मिल सकता था, उनको तो इसने क्या कर दिया, कंट्रोल में ले लिया। अब बात करते हैं यालदौज की। तो यालदौज की बात हम करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नॉर्थ वेस्ट का जो डिफेंस वाला पार्ट है। तो देखिए, गजनी का जो रूलर यालदौज था वो इसके लिए एक चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि वो भी ये मानता था कि गौरी के जाने के बाद गौरी का जो सारा एरिया है, जो एम्पायर है, वो मेरे अंडर में होना चाहिए। इसीलिए अब देखिए मैप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। गजनी यानी अफ़गानिस्तान, कुबाचा मुल्तान में है यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद फिर आगे की तरफ ले लीजिए तो ऐबक
है ना। तो 3 यहाँ पे लोग हैं, याल्दौज है, उसके आगे यानी ईस्ट की तरफ चलेंगे तो सॉरी हाँ, यल्दौज अफगानिस्तान में हो गया, उसके बाद कुबाचा हो गया, उसके बाद ऐबक हो गया। तो ऐबक और यल्दौज के बीच में कौन है? कुबाचा है। तो कुबाचा के साथ तो इसने क्या कर लिया? मैट्रिमोनियल रिलेशन बना लिया। इसीलिए बना लिया है कि अगर इसके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन बना लेता है तो यल्दौज का यहाँ फिर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और ये यल्दौज था उसकी कुबाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो यल्दौज ने अटैक कर दिया क्योंकि वो वहाँ स्ट्रांग था, गजनी में स्ट्रांग था, और स्ट्रांग होने के बाद उसने कुबाचा पे अटैक कर दिया। लेकिन ऐबक ने फिर इसकी हेल्प की और उसने याल्दौज को भी हरा दिया और गजनी पे भी उसने अपना अंडर में कर लिया। लेकिन गजनी के जो लोग थे उन लोगों को ये पसंद नहीं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ रूल करे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि गजनी वासियों के विरोध की वजह से 40 दिन बाद वहाँ से वापस आ गया। और इस तरीके से जो गजनी वाला प्रॉब्लम है, गजनी की तरफ से जो प्रॉब्लम हो सकता था, उसको इस तरीके से इसने टैकल किया। तो कहना चाहिए कि 3 जो पहली हमने 4 पॉइंट में हम बात कर रहे हैं चैलेंज की। तो राइवल वाले चैलेंज जो थे उसमें 2 नाम हमने कुबाचा का लिया, अली मर्दान खान का लिया, तो दोनों को निपटा दिया। फिर इसके बाद हमने नॉर्थ वेस्ट डिफेंस की बात की जिसमें हमने याल्दौज का जिक्र किया। तो याल्दौज को भी इसने क्या किया? हराया। कुबाचा के ऊपर उसने अटैक कर दिया था, यानी मुल्तान पे अटैक कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था, तो उसको इसने हराया। तो इस तरीके से हमने 2 प्रॉब्लम्स देख ली। अब इसके बाद बात करते हैं अच्छा, फोर्थ पॉइंट पहले ले लेते हैं, फिर हम थर्ड में आते हैं। तो देखिए सेंट्रल एशिया, अब थोड़ा सा मैप को फिर से समझा जाए। देखिए 3 एरिया आपको समझने हैं, 3 एरिया। एक है ख्वारिज़म। तो ख्वारिज़म वाला जो एरिया है वो आज का उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है। जो ख्वारिज़म वाला एरिया है वो आज का उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। अच्छा, उससे नीचे आएंगे तो क्या आएगा? अफ़गानिस्तान आएगा। तो अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के बाद फिर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान, ठीक। तो अब यहाँ पे 3 रूलर हैं। पहला ख्वारिज़म का शाह, पहला कौन? ख्वारिज़म का शाह, पावरफुल रूलर। उसके बाद याल्दौज कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, ठीक। इसके बाद अगला कौन? अगला ऐबक हो गया। हालांकि कुबाचा वहाँ रूल कर रहा है लेकिन वो किसके अंडर में है? ऐबक के अंडर में है। तो 3 रूलर हो गए ना, 3 इंडिपेंडेंट रूलर। एक कौन? ख्वारिज़म का शाह, दूसरा कौन? याल्दौज, और तीसरा कौन? ऐबक। अब हमेशा ऐबक जो है उसको ये लगता था कि ऐसा ना हो जाए कि ये जो ख्वारिज़म का शाह है ये इधर ना अटैक कर जाए, क्योंकि ख्वारिज़म का शाह जो है उसका उसकी हमेशा कुबाचा के ऊपर अटैक करने की उसकी टेंडेंसी रहती थी। तो इसलिए ऐबक ने कभी भी जो वहाँ की पॉलिटिक्स है सेंट्रल एशिया की, यानी कि ख्वारिज़म और अफ़गानिस्तान के बीच की जो पॉलिटिक्स है उसमें खुद को कभी इन्वॉल्व नहीं किया। उसके लिए इसने एक न्यूट्रल पॉलिसी रखी। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया वाले जो अटैक का जो एक इसके मन में एक डर था, उसको इसने न्यूट्रल पॉलिसी के तहत उसको सॉल्व करने का इसने अपना पॉलिसी रखा, न्यूट्रल पॉलिसी रखने का इसने निर्णय किया। अब बात करते हैं तीसरा, विद्रोहियों की समस्या, यानी कि जो यहाँ पे इंडियन रूलर्स जो राजपूत और जो दूसरे थे वो जो बार बार रिवोल्ट कर रहे थे। देखिए उसमें कौन कौन से नाम आते हैं? उसमें हमारे पास कुछ नाम हैं, जैसे कि एक नाम आपको याद रखना है, पहले 4 एरिया की बात कर लेते हैं, फिर वहाँ कौन रूल कर रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैप के हिसाब से समझिए। सबसे ऊपर जो अपना यूपी है आज का, तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है यूपी का, यानी आज का जो फर्रुखाबाद बदायूं वाला एरिया है, फर्रुखाबाद और बदायूं वाला, तो वहाँ पे हरिश्चंद्र के लीडरशिप में गढ़वाल जो हैं उन्होंने अपना फिर से वहाँ सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है। एक यहाँ से रिवोल्ट हो रहा है, एक यहाँ विद्रोह हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फर्रुखाबाद से। और किसके लीडरशिप में हो रहा है? हरिश्चंद्र। अच्छा, दूसरा एरिया जो आपको ध्यान देना है
वो जो आज का ग्वालियर वाला एरिया है, जो आज का ग्वालियर वाला एरिया है, वहाँ प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स थे। उन्होंने जो ग्वालियर का दुर्ग है वो छीन लिया और तुर्कों को वहाँ से मार भगाया। तो ये दूसरी समस्या, ठीक है, दूसरा विद्रोह यहाँ हो रहा है। इसके बाद अब आप थोड़ा ग्वालियर से आगे की तरफ बढ़िए, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ग्वालियर से ईस्ट की तरफ आज का बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ कालिंजर का फोर्ट था। और ये जो कालिंजर का फोर्ट था, यहाँ यहाँ जो चंदेल रूलर थे त्रैलोक्य वर्मा, उनके लीडरशिप में यहाँ पे इसको दोबारा से जो चंदेल वंश था उसका यहाँ पे अधिकार हो गया। फिर इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहाँ आ जाएंगे हम, बंगाल में आ जाएंगे। और बंगाल में जो डायनेस्टी है वो है सेन डायनेस्टी। बंगाल में कौन सी डायनेस्टी है, सेन डायनेस्टी। तो सेन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो भी लगातार टैक्स देना बंद कर चुके थे और वो उस वाले एरिया को जो इनसे छिन गया था उसको दोबारा से लेने के लिए लगातार ट्राई मार रहे थे। तो इस तरीके से आपको चार डायनेस्टी और रूलर याद रखने हैं। एक आपको सबसे ऊपर फर्रुखाबाद और बदायूं वाला जो एरिया है वहाँ पे गढ़वालों ने किसके लीडरशिप में, हरिश्चंद्र। तो पहला नाम आपको क्या याद रखना है, हरिश्चंद्र। दूसरा नाम क्या याद रखना है, फिर जो प्रतिहार रूलर हैं, यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर रूलर का नाम याद नहीं रखना, इतना बस आप याद रखें कि प्रतिहार डायनेस्टी ने ग्वालियर वाला एरिया वहाँ से जीत लिया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो त्रैलोक्य वर्मा के लीडरशिप में चंदेल ने वो एरिया जीत लिया। और उसके बाद सेन, यानी कि डायनेस्टी की अगर बात करें, नाम चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं भी याद रहता है तो चार बातें आप याद रख सकते हैं। एक तो क्या, गढ़वाल। एक तो क्या, दूसरा प्रतिहार। और तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है जो ये एक हमने किया ये चंदेल, एक हमने किया चंदेल, एक हमने किया प्रतिहार, एक हमने किया गढ़वाल और एक हमने किया सेन। इस तरीके से चार आपको ये नाम याद रखना है, चंदेल, प्रतिहार, गढ़वाल और सेन। तो इस तरीके से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि वो कहाँ बिजी था, वो पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा बिजी रह गया, तो इस वजह से ये सब रिवोल्ट हो रहे थे। और उसके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, 4 साल तो उसने रूल किया है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स थी जिनको कि वो कहना चाहिए कि सॉल्व नहीं कर सका। तो ये हमने देखे, ये हमने कुछ उसकी प्रॉब्लम्स देखी और हमने किन किन का उसने सॉल्यूशन निकाल लिया था वो देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि इवैल्यूएशन करिए, है ना, मूल्यांकन करने के लिए, तो अब इसमें हम क्या बातें लिखेंगे। तो देखिए इसमें एक तो पहले ये हमको बताना है पहले पॉइंट में कि वो एक कैपेबल जनरल था, सेनापति था, कमांडर था और तीरंदाजी उसकी बहुत अचूक थी, बहुत डेयरिंग पर्सन था और बहुत प्रतिभाशाली था। फिर उसके बाद ये जो हमने अभी बोली उसकी खास बातें, ये इस बात से पता चलती है कि गुलाम से लेकर के वो सुल्तान तक पहुंच गया। वो एक गुलाम था और गुलाम से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, वो सुल्तान तक पहुंच गया। तो ये जो ऊपर हमने अभी इसके वर्णन किया इसकी व्यक्तित्व के बारे में, वो इसको सही सिद्ध करते हैं। फिर आगे बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इसने अपना जो एक्सपेंसन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसका ध्यान इस पे था कि जितना एरिया इसने जीत रखा है उस पर ये अच्छी कमांड रखे, है ना। तो दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है। और यालदौज और कुबाचा को वाली जो प्रॉब्लम थी उसको इसने अच्छे तरीके से टैकल किया था, तो ये आपको बताना है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि वो एक लिबरल रूलर था, है ना। ये कैसे पता चलता है, उसका नाम ही क्योंकि जैसे लाख वक्स पड़ा, है ना, लाखों का दान करने वाला। फिर इसके बाद 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपको जो बताना है वो ये कि वो साहित्य और कला प्रेमी भी था, है ना। लिटरेचर और आर्ट के लिए भी उसके पास उसकी तरफ उसका झुकाव था। जैसे कि उसने आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो 2 उसने मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली के महरौली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है।
इसके अलावा उसके टाइम पे कुतुब मीनार उसने बनवाना स्टार्ट किया, जो कि सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उसने बनवाया था। और उसके दरबार में हिस्टोरियंस रहते ही थे, हमने ऊपर पहले ही बात कर ली है। तो इस तरीके से हमें 4 पॉइंट अगर हम लिख देते हैं तो ये 5 मार्क के हिसाब से बहुत परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 5 मार्क के हिसाब से इतनी बातें आपको बतानी है।